Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है जिसका चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है एरर्स इन माइटोसिस। स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को माइटोसिस को डिटेल से स्टडी करवाया। होपफुली आप लोगों ने उसको भी याद कर लिया होगा और इसके बाद हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी, माइटोसिस की अहमियत क्या है। स्टूडेंट्स होपफुली आपने वो भी याद कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एरर्स को पढ़ेंगे। एरर्स स्टूडेंट्स कहते हैं गलतियों को। किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? गलतियों को कहते हैं। एरर्स का मतलब होता है गलतियां। अब माइटोसिस के अंदर वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि आ सकती हैं, ठीक है, और उन गलतियों के नताइज क्या हो सकते हैं, हम आज के लेक्चर के अंदर इसको स्टडी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद लेक्चर्स जो है वो लेकर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स चलें हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एरर्स इन माइटोसिस। स्टूडेंट्स माइटोसिस को स्टार्ट करने से पहले हम एक मिनट में माइटोसिस की डायग्राम जो है मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ये इंटरफेस था। इंटरफेस में मैंने आप लोगों को दोबारा इसको बता देता हूँ। इंटरफेस में क्या होता था, सेल अपने आप को तकसीम होने के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी G1 फेज, S फेज, G2 फेज होता था। G1 फेज में आपको 12 मरतबा बता रहा हूँ, फिंगर टिप पे याद कर लें। G1 फेज के अंदर प्रोटीन्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, ऑर्गेनालिस की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, सेल का साइज बड़ा हो जाता है। सेल के अंदर S फेज के लिए इंजाइम्स तैयार होते हैं। एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए की डुप्लीकेशन होती है। आपको नजर आ रहा है रेड वाला एक ब्लू वाला, डीएनए की डुप्लीकेशन होती है। G2 फेज के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, सेल का साइज बड़ा होता है, सेल के अंदर उन प्रोटीन्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है जिन्होंने आगे स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं। और G2 फेज एक चेक पॉइंट है, ये देखने के लिए आया कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो ठीक हुई है कि नहीं हुई। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स इंटरफेस हो गया, उसके बाद प्रोफेज होता है। प्रोफेज में क्या होता है, ये जो सेंट्रोसोम है डुप्लीकेट करके कॉपी उधर चला जाती है और फिर यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है कंडेंस होकर क्या बना देता है, क्रोमोसोम्स बना देते हैं। अभी क्रोमोसोम्स इस तरह से होते हैं कि एक क्रोमोसोम जो है इसकी दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, जिस पॉइंट पर ये अटैच होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर के बाहर एक खास किस्म की प्रोटीन होती थी जिससे हम काइनेटोकोर का नाम देते थे स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, चूंकि ये टूट जाती है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो भी गायब हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं सेल के दरमियान में अलाइन हो जाते हैं और यहाँ पर जो है दोनों साइड पे सेंट्रोसोम जो है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स को इनके साथ अटैच करना स्टार्ट कर देते हैं। एनाफेज में स्टूडेंट्स क्या होता है, एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स खींचते हैं क्रोमोसोम्स को, तो आधे सिस्टर क्रोमेटिड्स एक साइड पर और आधे सिस्टर क्रोमेटिड्स एक साइड पे चले जाते हैं। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको आगे भी देखेंगे, मैं आप लोगों को इसको आगे भी बताऊंगा। यहाँ पे एक एरर जो है माइटोसिस का यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद टीलोफेज जो है प्रोफेज का बिल्कुल उल्ट है। यहाँ पे क्या होता है, वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा से अनफोल्ड हो जाते हैं क्रोमेटिन में, दोबारा नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, न्यूक्लियोलस बनता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, क्लीवेज फ्यूरो के जरिए, एनिमल सेल की बात करें तो क्लीवेज फ्यूरो के जरिए यहाँ पे दो नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये माइटोसिस का एक ओवरव्यू था। अब आए अगर इसके अंदर एरर्स आ जाएं तो फिर कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं हम इनको देखते हैं। स्टूडेंट्स एरर इन माइटोसिस है ना, जो हम इनको इन हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहली जो हेडिंग होगी ना हमारी वो है फेलियर इन सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स में जो सेपरेशन है, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स की जो अलैदगी है, अगर यहाँ पे फेलियर आ जाए, फेलियर का मतलब है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स की जो सेपरेशन है वो सही तरह से ना हो। स्टूडेंट जिस तरह से मैंने आपको बताया ना एनाफेज, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन होती है। अगर आपसे एमसीक्यू पूछ ले के बताएं सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन किस फेज के अंदर होती है तो आपका आंसर क्या होगा, एनाफेज। एनाफेज वो जगह है जहां पे आधे सिस्टर क्रोमेटिड्स एक साइड पर और आधे सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो एक साइड पर चले जाते हैं। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स एक पॉइंट हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे ट्यूमर फॉर्मेशन। ट्यूमर फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो माइटोसिस है ना हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस के अंदर एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, दो से आगे चार बनते हैं। अब स्टूडेंट्स कब तक माइटोसिस होगी, कितनी देर तक माइटोसिस होगी, कितने सेल्स बनेंगे, इसको भी सेल के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो डीएनए है, डीएनए के कुछ हिस्से जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। जीन्स क्या होते हैं, डीएनए का पार्ट है, पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, जो कि खास काम करता है। तो डीएनए के कुछ जीन्स हैं, कुछ टुकड़े हैं जो कि इस बात का तायुन करते हैं, इस बात को बताते हैं कि एक सेल में कितनी मर्तबा तकसीम होना है और किस हद तक तकसीम होना है। तो आपने इसको जहन में रखना है। ये बात कौन डिटरमिन करते हैं स्टूडेंट्स, इस बात बताते हैं, जीन्स बताते हैं इस बात को कि एक सेल जो है वो कितनी मर्तबा तकसीम होगा और किस हद तक तकसीम होगा। आपने इसको जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स अगर उन जीन्स के अंदर खराबी आ जाए, अगर उन जीन्स के अंदर खराबी आ जाए तो सेल को बताने वाला कोई नहीं है कि भाई तुमने कितनी मर्तबा तकसीम होना है, कितनी मर्तबा आपने डिवाइड करना है।
तो जब सेल को बताने वाला कोई नहीं है तो सेल ने क्या करना है, मुसलसल तकसीम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो होगा क्या, जितने सेल्स बॉडी को चाहिए होंगे बॉडी रख लेगी, बाकी जो इजाफी सेल्स है ना स्टूडेंट्स, वो हमें गिल्टी की शक्ल में, ट्यूमर की शक्ल में नजर आएंगे, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्यूमर है जो कि जिस्म पे बना हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ के जो सेल्स हैं ये अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हुई है, यहाँ पर सेल्स ने मुसलसल तकसीम किया, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स है ना, इनके वो जीन्स जिन्होंने इस सेल की तकसीम को रेगुलर बनाना था, रेगुलेट करना था, कंट्रोल करना था, अब वो जीन्स खराब हो चुके हैं। तो यहाँ पे सेल्स मुसलसल तकसीम होकर गिल्टी नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ट्यूमर फॉर्मेशन को देखेंगे, और स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखेंगे ट्यूमर्स की कौन कौन सी दो टाइप्स है। ट्यूमर की दो टाइप्स होती हैं, इनको कहते हैं बिनाइन ट्यूमर, और स्टूडेंट्स एक को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक क्या होता है बिनाइन ट्यूमर और एक क्या होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ऐसा ट्यूमर जो कि जिस बॉडी के पार्ट में बना है वहीं पर ही रहे और कहीं ना जाए, सिर्फ वहीं पर रहे, तो इसे हम बिनाइन ट्यूमर कह देते हैं। लेकिन अगर ऐसा ट्यूमर, ऐसी गिल्टी जो कि जिस्म के एक हिस्से में बनती है और आहिस्ता आहिस्ता वो फैलती है फैलती है फैलती है और वो जिस्म के बाकी हिस्सों में भी चली जाए, ठीक है, जिस्म के बाकी हिस्सों में मूव कर जाए, ऐसे ट्यूमर को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये नुकसानदेह ट्यूमर है। और ये जो वाला ट्यूमर है ना मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये कैंसर कॉज करता है। स्टूडेंट्स ये क्या कॉज करता है, ये कैंसर कॉज करता है। जो आपने सुना होगा कैंसर जो है, ठीक है, कितनी खतरनाक किस्म की बीमारी है कैंसर। तो कैंसर का सबब क्या है स्टूडेंट्स, कैंसर का सबब है मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर सेल्स जो है बेकाबू तकसीम हो, सेल्स की बेकाबू तकसीम हो और वो क्या करें, जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले जाएं, तो स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं कैंसर। और कैंसर का फैलना इसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। हम इंशाल्लाह इन तमाम टर्म्स को जो है वो एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए सबसे पहले टर्म को हम स्टार्ट करते हैं, फेलियर इन सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स को स्टूडेंट देखिए, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती है, मैं इसको दोबारा आप लोगों का कांसेप्ट दे देता हूँ। ये एक क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम की ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दो इसके बाजू हैं, इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये दोनों यहाँ इस पॉइंट पर सेंट्रोमेयर पर, ठीक है, सेंट्रोमेयर पर ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे फर्ज करें, ठीक है, यहाँ पे देखिए एनाफेज है। एनाफेज में क्या होता है, एक स्पिंडल फाइबर यहाँ पे आकर अटैच होता है इस कैनेटोकोर के साथ, और एक इस कैनेटोकोर के साथ आकर अटैच होता है, फिर वो पुल करते हैं, खींचते हैं। तो स्टूडेंट्स नॉर्मल प्रोसेस क्या, आधे सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पर आ जाते हैं और आधे जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। स्टूडेंट्स बिलफर्ज अगर क्या हो कि हम फर्स्ट करें पहले क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, इस क्रोमोसोम की बात करें, अगर यहाँ का जो स्पिंडल फाइबर है ना उसके साथ यहाँ पर आकर अटैच ना हो, स्टूडेंट्स क्या हो, अटैच ही ना हो, तो होगा क्या स्टूडेंट्स, ये जो पूरे का पूरा क्रोमोसोम है ना, ठीक है, इसकी जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक साइड पे चली जाएंगी। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर पूरा क्रोमोसोम जो है वो एक साइड पे चला गया और यहाँ पर कुछ भी नहीं गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जब दो सिस्टर क्रोमैटिड्स चली गई हैं, तो यहाँ पे जो इसके अब देखिए ना, यहाँ पे आगे जब इससे टीलोफेज में जाएंगे, तो स्टूडेंट्स मैं आपको अगर डायग्राम से दिखाऊं, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो नॉर्मल सेपरेशन हो रही है ना, बिलफर्ज अगर यहाँ पे नॉर्मल सेपरेशन जो है वो नहीं होती, मैं कहता हूँ यहाँ पे ये क्रोमोसोम नहीं जाता, तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम नहीं होगा और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा। अब जब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, यहाँ पे 5 क्रोमोसोम हो गए, यहाँ पे कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चला गया तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 3। अब यहाँ पे 5 बन गए, यहाँ पे 3 बन गए, क्रोमोसोम की तादाद तो चेंज हो गई। और आपको पता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमारा वरासती मादा है, हेरिडिटरी मटेरियल है, हमारे जिस्म के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको ये क्रोमोसोम्स कंट्रोल करते हैं। तो जब पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही नहीं गया या एक इजाफी क्रोमोसोम चला गया, तो स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा एरर है, ठीक है, जो कि सेल्स की डेथ का सबब बन सकता है और सेल्स जो है बिल्कुल भी सही तरह से काम नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए अब इन्हें थ्योरी से रीड करते हैं। वो कहते हैं समटाइम्स बाज़-औक़ात द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गोज रॉन्ग। बाज़-औक़ात क्या होता है, ये जो माइटोसिस का जो अमल है ना ये गलत हो जाता है। गलत कैसे होता है, मिसाल देता है, फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट्स इस तरह से आप इस तरह से एरोज लगा के या फिर इस तरह से बुलेट्स बना के आपने 4 पॉइंट्स बनाने हैं। बाज़ का जो प्रोसेस है माइटोसिस का वो गलत हो जाता है। गलत किस तरह से होता है, मिसाल के तौर पर ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के एनाफेज के दौरान, स्टूडेंट्स ये एनाफेज आप लोगों के सामने शो हो रहा है, ये एनाफेज है। एनाफेज के दौरान क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, इस एक क्रोमोसोम की 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अभी जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना में फेल, नाकाम हो जाती हैं टू सेपरेट, अलग होने में। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये क्रोमोसोम एक साइड पे आ गया है। अब एक क्रोमोसोम की जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना ये अलग होने, मतलब होना क्या था, जिस तरह नीचे है ना एक इधर चली गई है और एक इधर चली गई है, अब यहाँ पर इस तरह ये अलग नहीं हो पाते, अलग होने में नाकाम हो जाते हैं। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजा में वन डॉटर सेल, एक जो इससे बनने वाली डॉटर सेल है ना, रिसीव्स बोथ सिस्टर क्रोमोसोम्स। अब उसमें क्या होता है, ये जो दोनों सिस्टर क्रोमोसोम्स है ना जो ये एक ही डॉटर सेल के अंदर आ जाते हैं, एंड द अदर विल रिसीव नन, और दूसरी में जो दूसरी है ना, जो दूसरा डॉटर सेल है उसे इसमें से कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी हिस्सा
नहीं मिलता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इसने लफ्ज इस्तेमाल किया सिस्टर क्रोमोसोम्स का। अब ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है। अब देखें ये क्रोमोसोम है, अब ये क्रोमोसोम की दो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। अब जब ये अलग हो जाएंगे ना, जब ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो अब हम इनको कहेंगे, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स है ना, जो ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, तो अब हम इनको सिस्टर क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? सिस्टर क्रोमोसोम्स। मेरी बात समझ में आ रही है? सिस्टर क्रोमोसोम्स क्या है? अगर एक क्रोमोसोम के साथ, देखें ये क्रोमोसोम है, ये अगर सेंट्रोमेयर पे दोनों अटैच हैं, तो हम इन दोनों को नाम देते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स का। लेकिन बिलफर्ज क्या हो, ये क्रोमाटिड अलग हो जाए और ये क्रोमाटिड अलग हो जाए, तो अब हम इनको नाम देंगे सिस्टर क्रोमोसोम्स का। किसका नाम देंगे स्टूडेंट्स? सिस्टर क्रोमोसोम्स का। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। तो स्टूडेंट्स जब अगर मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखाऊं ना, इस डायग्राम में मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे जाते हैं तो ये इस शक्ल में नहीं होता जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये अलग अलग हो जाते हैं, क्रोमाटिड्स अलग हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से यहाँ पे वो यही कह रहा है, जब ये क्रोमोसोम जब इस साइड पे जाएगा ना, तो इस शक्ल में नहीं रहेगा, बल्कि ये जो क्रोमोसोम है ये इस शक्ल में आ जाएगा, क्रोमाटिड्स को अलग कर लेगा। क्रोमाटिड्स को अलग कर लेगा तो ये सिस्टर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर वो सिस्टर क्रोमाटिड्स की बजाय वो सिस्टर क्रोमोसोम्स लफ्ज इस्तेमाल करा है, जिसके नतीजा में एक डॉटर सेल विल रिसीव बोथ सिस्टर क्रोमोसोम्स, ठीक है, जबकि जो दूसरा है उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स मैं फिर आपको डायग्राम से दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है 4 थे, यहाँ पे इसके पास एक्स्ट्रा चली गई है। अगर बिलफर्जी पूरा क्रोमोसोम इसके पास चला जाए तो यहाँ पे इसके पास 5 क्रोमोसोम्स आ गए हैं। तो ये कह रहा है कि एक क्रोमोसोम के पास दोनों सिस्टर क्रोमोसोम्स चले जाएंगे और एक के पास उनमें से कोई भी नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को इसकी अच्छी समझ आ गई होगी इस लाइन की। और यहाँ पे उसने सिस्टर क्रोमोसोम्स का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया, आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स वो क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स में आल्सो बी डैमेज ड्यूरिंग माइटोसिस। जब माइटोसिस हो रही होती है, ठीक है, एक सेल डिवीजन हो रही होती है, सेल तकसीम कर रहे होते हैं, तो क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, ठीक है। खराब किस तरह से हो सकते हैं, हो सकता है कि G2 फेज के अंदर जो है वो सही तरह से चेकिंग ना हुई हो। G2 फेज के अंदर काम यही था ना उसका, कि वहां पे चेक करना था कि डीएनए आया कि सही रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं हुआ। बिल्कुल, अगर डीएनए की सही रेप्लिकेशन नहीं हुई तो उस डीएनए से जो क्रोमोसोम्स बनेंगे वो भी डैमेज बनेंगे, वो भी खराब बनेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो हैं ये एरर्स हैं, ये माइटोसिस के अंदर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक हेडिंग जो है वो हमने कवर कर ली कि फेलियर इन सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स, कि सिस्टर क्रोमाटिड्स की अलहदगी के अंदर जब नाकामी आ जाए तो फिर उसके क्या नताइज होंगे। नताइज होंगे कि एक डॉटर सेल के अंदर एक इजाफी आ जाएगा, जबकि दूसरी डॉटर सेल को कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये गलती कब होगी, ये एनाफेज के दौरान होगी। तो आपने इसको भी जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम सेकंड एरर को स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है ट्यूमर फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स उर्दू में ट्यूमर है ना, हम गिल्टी को कहते हैं अक्सर हमारे जिस्म के ऊपर ना, ठीक है, जिससे हम कहते हैं गिल्टी बन गई है, उससे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर फॉर्मेशन में होता क्या है, इफ द जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस। स्टूडेंट्स यहाँ में देखें, मैंने आपको बताया ना, हमारे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए का खास हिस्सा है जिसे हम जीन कहते हैं, जो कि कंट्रोल करता है माइटोसिस को। अगर उन जीन्स के अंदर आर म्यूटेटेड, म्यूटेशन किसे कहते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखें। व्हाट इज म्यूटेशन, आप आगे कहीं पर भी लफ्ज म्यूटेशन पढ़ लेना तो म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। इसकी डेफिनेशन लिख लें, आप बुक के ऊपर लिख लें, चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। डीएनए में तब्दीली जो है इसे म्यूटेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट जीन क्या है, जीन डीएनए का टुकड़ा ही तो है। तो यहाँ पे वो कहना ये चाह रहा है कि वो जीन्स, वो डीएनए जो कि सेल की माइटोसिस को कंट्रोल करता है, अगर उस डीएनए के अंदर चेंज आ जाए तो फिर क्या होगा, सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, सेल्स मुसलसल तकसीम होते रहेंगे, मुसलसल तकसीम होते रहेंगे। तो स्टूडेंट यही लाइन लिखता है, कहते हैं इफ द जीन्स, अगर वो जीन्स दैट रेगुलेट, जो कि बाकायदगी से, ठीक है, रेगुलेट करती हैं, ठीक है, बाकायदा बनाती हैं चीजों को, एक प्रॉपर वे में रखती हैं माइटोसिस को, आर म्यूटेटेड, अगर उनमें तब्दीली आ जाए तो वो जो सेल्स हैं वो मुसलसल तकसीम होते रहेंगे। अब फिर क्या होगा, ड्यू टू दिस अनकंट्रोल्ड डिवीजन, इस अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से वो जो सेल्स की बेकाबू तकसीम हो गई है, एक सेल से दो, दो से चार बन रहे हैं, तो होगा क्या, इतने सारे सेल्स बन जाएंगे जितने बॉडी को चाहिए भी नहीं। तो उन इजाफी सेल्स की बॉडी क्या करेगी, उन इजाफी सेल्स को बॉडी एक जगह पे इकट्ठा कर देगी। तो मैसेज ऑफ सेल्स की हजूम और फॉर्म बन जाएंगे, और इन मैसेज को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, ट्यूमर कहेंगे। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि एक ट्यूमर जो है स्किन ट्यूमर है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये ट्यूमर दो तरह का हो सकता है, एक को हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर और एक को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर ये ट्यूमर जहां पर बना है वहीं पर रहे, एक ही जगह पे रहे, तो इसे हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। लेकिन अगर ये एक जगह से माइग्रेट करके बॉडी के दूसरे हिस्से में चला जाए तो इसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आए अब हम बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में फर्क देखते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। डिफरेंस आता है पेपर में, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर बुक में इस तरह से नहीं लिखा हुआ, आप लोगों ने इसको इसी तरह से लिखना है। स्क्रीनशॉट लेके पेपर पे जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें कि बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फर्क है। आप लोगों ने इसी तरह से इसको पेपर में अटेम्प्ट करना है। मैं बढ़ के बता देता हूं, इफ द ट्यूमर्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन। ओरिजिनल लोकेशन का मतलब क्या है, जहां पर ट्यूमर बना है वो उसकी ओरिजिनल लोकेशन है। अगर एक ट्यूमर जो है, रिमेन का मतलब रहना,
अगर ये ट्यूमर उसी जगह पे अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर रहता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दे आर कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर। इफ द ट्यूमर माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब होता है हिजरत कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, ठीक है। अगर ट्यूमर जो है वो माइग्रेट कर जाए, मूव करें, एंड इन्वेड, इन्वेड का मतलब स्टूडेंट्स होता है हमला करना, इन्वेड का मतलब क्या होता है, हमला करना, एंड इन्वेड अदर टिश्यूज। मिसाल के तौर पर स्किन के अंदर गिल्टी बनी, वो माइग्रेट कर गई, फर्ज करें टांग के अंदर चली गई, लंग्स के अंदर चली गई, ठीक है, ब्लड के अंदर चली गई, दिल के अंदर चली गई, और बॉडी के दूसरे टिश्यूज को उसने क्या किया, इन्वेड किया, बॉडी के दूसरे टिश्यूज पर उसने हमला कर दिया, अटैक कर दिया, तो इनको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ये ट्यूमर्स हमारे पास कहलाएंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। याद रखें जो बिनाइन ट्यूमर है दे आर नॉन कैंसरियस, ये कैंसर कॉज नहीं करते, बिनाइन ट्यूमर की वजह से कैंसर नहीं होता। एक गिल्टी एक जगह पे बनी हुई है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, उस गिल्टी को वहां से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर एक गिल्टी एक जगह से सारे जिस्म में फैल गई है तो कहां कहां से निकालेंगे, बहुत खतरनाक हो जाएगा, और ये इतना खतरनाक हो जाएगा कि कैंसर की वजह से डेथ भी हो सकती है आपकी, ठीक है। जो पेशेंट्स है ना कैंसर की, बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी है जो कैंसर, होता क्यों है, ये उन जीन्स के अंदर तब्दीली आने की वजह से होता है जो कि माइटोसिस को कंट्रोल करती हैं। तो स्टूडेंट्स उसकी वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बनते हैं, ट्यूमर्स जो बॉडी में फैल जाए वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बनते हैं, और फिर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या करते हैं, दे आर कैंसरियस, कैंसर कॉज करते हैं, कैंसर का सबब बनते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड डिफरेंस क्या है, दे डू नॉट कॉज मेटास्टेसिस, जो बिनाइन ट्यूमर है मेटास्टेसिस कॉज नहीं करते, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस कॉज करते हैं। मेटास्टेसिस होता क्या है, इसको हम नेक्स्ट इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स मेटास्टेसिस की डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर जो है वो, ठीक है, एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, आप लोगों ने जब पेपर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन मेटास्टेसिस, तो आप लोगों ने ये 2 पॉइंट्स लिखे हैं इसके मेटास्टेसिस के, तो इसको भी आप लोग क्या करें, इस पे कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लें मेटास्टेसिस क्या होता है, और आप लोगों ने जब भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप लोगों ने इसे ही याद करना है। मेटास्टेसिस द सबनेट ऑफ कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स स्टूडेंट्स वो कौन से हैं, वो सेल्स जो कि अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन के नतीजा में बने, वो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो सेल्स है ना, उन्हें हम कैंसर सेल्स कह रहे हैं। मेटास्टेसिस जो है कैंसर सेल्स का फैलना है फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन, मतलब जहां पे वो बना है, जिसे हम प्राइमरी लोकेशन कहते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसम के दूसरे हिस्से में, वेयर दे फॉर्म न्यू ट्यूमर्स, जहां पे जाके वो नए ट्यूमर्स बना देंगे। एक जगह पे ट्यूमर बना, वहां से उसके कुछ हिस्से जो है वो जिसम के दूसरे हिस्से में चले गए, वहां पे जाके उन्होंने नए ट्यूमर्स बना दिए। तो ये जो इस तरह का फैलना है ना कैंसर सेल्स का, इसे हम स्टूडेंट्स मेटास्टेसिस कहते हैं। और मेटास्टेसिस का सबब क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर कॉजेस मेटास्टेसिस, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये मेटास्टेसिस की सबब बनती है, मेटास्टेसिस की वजह बनती है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको इसी तरह से डेफिनेशन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आज के लेक्चर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने इसको याद करके इन शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छी तरह से याद रखना है। ट्यूमर फॉर्मेशन क्या होता है, डिफाइंड ट्यूमर फॉर्मेशन, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फर्क है, मेटास्टेसिस क्या होता है, राइट एंड एरर्स इन माइटोसिस, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।